अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2023 का पास पेपर और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द ओरिएंटेशन, इज अ गुड क्वेश्चन, इज अबाउट वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के थ्रू एक वैल्यूएशन है पहला पार्ट। देन पार्ट बी इज अबाउट explanation, is a discussion part. Part C is also a discussion part and it's about exchange rate risk. तो मैं रिक्वायरमेंट पहले रीड कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपके पास ये क्वेश्चन का हैंड आउट होगा पास पेपर का, जून 2023, क्वेश्चन नंबर 1A. Requirement: using the free cash flow to equity method of business valuation, determine the maximum percentage premium that AP should pay Arda's shareholders to acquire 100% of the business. Assume that the acquisition will take place in June 2023. अब मैक्सिमम प्रीमियम अगर हम सारा अक्वायर कर रहे हैं, यानी जो भी कंपनी की वैल्यूएशन आती है फ्री कैश फ्लो की बेसिस पे, उसकी बेसिस पे जो प्राइस आती है, आज एक एग्जिस्टिंग प्राइस होगी आरदा की जो हम देखेंगे, हमें गिवन होगी कि आरदा की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है। जब हम अपनी वैल्यूएशन करेंगे, लेट सपोज करें एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो भी गिवन है, ऐसे इस क्वेश्चन में 25,000 मिलियन 25 बिलियन गिवन है, इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर सामने नजर आ रही है। लेकिन लेट्स अज्यूम करें कि अगर 100 की एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन है और अगर हमने फ्री कैश फ्लो के थ्रू वैल्यूएशन की और हमारे पास वैल्यू आ गई 120, तो हम कहेंगे पूरी 120 दे दें। अगर हम पूरी 120 दे देते हैं तो इसका मतलब है हमने 20 का प्रीमियम दे दिया, और जो हमने फ्री कैश फ्लो के थ्रू वैल्यूएशन की वो मैक्सिमम अमाउंट होती है दैट वी कैन ऑफर। तो हमने आरदा की जो कि एक टारगेट एंटिटी है हमारी, हमने उसकी सबसे पहले वैल्यूएशन करनी है थ्रू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अंडरलाइन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का मतलब ये हुआ कि हम जो कैश फ्लोज बनाएंगे उसमें डेट की जो है वो सारी अमाउंट्स, इंटरेस्ट रिलेटेड, टैक्स सेविंग, अगर डेट आ रहा है, डेट जा रहा है ना, तो सारे डेट के कैश फ्लोज अकाउंट फॉर करेंगे और फिर डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, केई से करेंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आएगी। तो अब बेस्ड ऑन दिस, पहला ही पार्ट सिर्फ मैंने अभी रीड किया है, इसी को फोकस करते हैं और अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। Question 1. Agro Products Limited AP is a listed company located in Punjab province. The company currently grows two types of crops. Khafi crops such as cotton and rice, which are sown in May and harvested in October, and Rabi crops like wheat and mustard, which are sown in November and harvested in April. The crops are sold to customers located in Pakistan. ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए हो गया। There have been some recent changes at board level and consequently a new strategic plan has been agreed. The plan is to expand the business and increase production of wheat and cotton. Both products have a high global demand and the new plan would enable the company to enter the export market. To accelerate the expansion, the company would prefer to acquire an existing company, ideally one that already grows at least one of these crops. So हम acquisition को target कर रहे हैं। A target company, Arda Limited, has been identified. Arda currently farms wheat and so is seen as an ideal company to acquire. इसी की वैल्यूएशन करनी है हमने, जिसकी हमने रिक्वायरमेंट में बात पढ़ी। There have been some preliminary discussions between the two companies, and Arda has shared its cash flow forecast for the year ending 31st May 2024. The forecast shows a pre-tax operating cash flow of rupees 4500 million. अच्छा, अब 31 मई 2024 की जो है ना, उन्होंने एक फोरकास्ट हमें दी है और फोरकास्ट भी बता रहा है कि हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 4500 मिलियन का नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट है। अच्छा जी, Arda is not operating at full capacity and AP plans to introduce cotton crops to maximize the productivity of the farms. This would be phased in over the first 5 years after acquisition. Consequently, after the year ending 31st May 2024, AP expects forecasted pre-tax operating cash flows to increase by 700 million per year for the next 4 years. तो पहले साल तो आपका 4500 हो गया। आफ्टर दिस हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 700 मिलियन की एडिशनल हमारा रेवेन्यू आएगा। तो ईयर 1 इज, लेट से हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्री टैक्स 4500 है, तो उसमें 700 ऐड होगा। फिर उसके बाद जो ईयर 3 होगा उसमें फर्दर 700। दिस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 years. आफ्टर दिस
यानी टोटल 5 साल जब हो गए, द प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 2% पर एनम। फिर एक परपेचुअल ग्रोथ रेट है हमारे पास 2% पर एनम का। द एक्विजिशन वुड ऑल्सो जनरेट सम इनिशियल सेविंग्स। Arda's head office would be closed and sold, generating after-tax proceeds of ₹2400 million। ये एक immediate cash inflow आ जाएगा हमें। ऑफिस, अच्छा, चूंकि ये एक्विजिशन से रिलेटेड ही हमें बेनिफिट होगा तो हम इसको इस वर्किंग में अकाउंट फॉर करेंगे आरदा की वैल्यूएशन करते हुए। ऑफिस बेस्ड स्टाफ वुड बी मेड रिडंडेंट, लीडिंग टू एनुअल प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग्स ऑफ ₹75 million। ये भी एक और सेविंग हो जाएगी। दीज सेविंग्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू indefinitely। The after-tax cost of redundancy is expected to be ₹120 million and would be payable immediately। या अंडरलाइन करें, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी है ये भी। अच्छा, ऊपर भी जो हमें प्रोसीड्स थी वो आफ्टर टैक्स हैं। तो अब ये जो हमें सेविंग्स हैं आफ्टर टैक्स जो है ना प्रोसीड्स आ रही हैं, ये भी हम पोस्ट टैक्स अपने कैश फ्लो बनाने के बाद इन्हें अकाउंट फॉर करेंगे। ये जो है ऑफिस बेस स्टाफ वुड बी रिडंडेंट, लीडिंग टू एन एनुअल प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग। ये एनुअल है, ये प्री टैक्स है 75। ये हम ख्याल करेंगे जब कैश फ्लो अकाउंट फॉर करें कि कौन सा प्री टैक्स है कौन सा पोस्ट टैक्स है, उसी हिसाब से उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वर्किंग में। तो हमारे पास दो, एक तो ये एनुअल सेविंग आ गई 75 की, एक वन ऑफ सेविंग आ गई 2400 मिलियन की, और फिर एक हमारी वन ऑफ पेमेंट आ गई 120 मिलियन की जो कि रिडंडेंसी की है, जिसी की वजह से ही फिर हमें ये जो स्टाफ की सेविंग फिर पर एनम हो रही है। सम ऑफ आरदास फार्मिंग रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इज ओल्ड एंड इनएफिशिएंट एंड वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड। The replacement program would commence immediately at cost of ₹1000 million। ये हमारी immediate cost हो जाएगी। Given the specialist nature of the equipment, it qualifies for 100% tax depreciation in the year of acquisition। तो ये immediately इस पे हमारी टैक्स की सेविंग भी हो जाएगी 1000। तो इसे भी हम प्री टैक्स में लेके इस पे 100% टैक्स डेप्रिसिएशन लगा के और डेप्रिशिएट कर दें तो ऑटोमेटिकली ये 100% ही डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हो गया। In each subsequent year, ₹100 million would be set aside for capital maintenance। This figure is net of any savings for tax depreciation। ये 100 million जो है ये फिर पोस्ट टैक्स की फिगर है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये भी हमें ख्याल करना है। इस क्वेश्चन में कुछ फिगर्स प्री टैक्स हैं कुछ पोस्ट टैक्स हैं, तो अप्रोप्रिएटली हम कैश फ्लो बनाते हुए अकाउंट फॉर करेंगे। AP does not anticipate any additional cost in respect of working capital। Arda has ₹20,000 million यानी 20 billion of irredeemable debt which carries a coupon of 8% per annum। AP would continue to service this debt after the acquisition। ये irredeemable debt है, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी और वह परपेचुअली चलेगी हमारे साथ, और जिसको हम अकाउंट फॉर भी करेंगे कैश फ्लोज में क्योंकि हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बना रहे हैं। Arda is quoted on the Pakistan Stock Exchange। The following market information has been made available। एवरेज रिटर्न ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये RM हो गया 16%, RF हो गया 9%, आरदा का बीटा इक्विटी आ गया। आरदा की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी आज उसकी वैल्यू 25,000। इसी से हम कंपेयर करेंगे जब हम अपनी वैल्यूएशन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके ओवर एंड अबव कितना प्रीमियम हम दे रहे हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट 29% आ गया। The AP board has not published information concerning the potential acquisition, and so far their discussions with Arda have been confidential। The board is concerned that the release of this information might impact the share price। Okay, अब रिक्वायरमेंट की बात आ गई। एक रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, मैं उसी को दोबारा रिपीट कर देता हूं। यूजिंग द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, डिटरमिन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम दैट AP शुड पे Arda shareholders to acquire 100% of business। Assume the acquisition will take place in June 2023 में हो जाएगी, यानी फौरन ही हो जाएगी। और तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है ना अपना इसका सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं ICAP का जो प्रैक्टिस टेस्ट का सॉफ्टवेयर है, ताकि हम सॉफ्टवेयर से भी अपने आप को ओरिएंट करें। इसमें ऊपर एक रिच टेक्स्ट एडिटर है, नीचे इसकी स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट की जो वर्किंग्स हमें करनी है, हमारा सॉल्यूशन ऊपर ही जाएगा। तो गुड पार्ट है इसके स्प्रेडशीट में हम वर्किंग्स करते जाएं, फिर हम अपने आंसर को ऊपर सीक्वेंस आउट करें। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं जी Q solution to Q1 solution Q1A, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम प्रीमियम। हम लिख देते हैं इसमें कि जी मैक्सिमम प्रीमियम AP प्रीमियम फॉर
Maximum premium that AP should pay Arda's shareholders. Maximum premium for acquisition of Arda. ठीक है जी. अच्छा, अब हम कैश फ्लोज बनाना शुरू करते हैं. राइट. अच्छा, अब ये बात ख्याल कीजिएगा कि ये जो स्प्रेडशीट की जितनी वर्किंग्स है, मैं अल्टीमेटली ये नोट्स में भी लिखा हुआ है इनके इंपॉर्टेंट, ये हमें ऊपर हमें कॉपी करके फिर पेस्ट करनी है. यहाँ वर्किंग्स रह गई तो वो कंसीडर नहीं होंगी मार्किंग के लिए. मार्किंग के लिए जो भी हम वर्किंग करेंगे हमें उसे उठा के वहाँ कॉपी पेस्ट करना है. और जब हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखें इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, वो कोई फायदा नहीं है. वो ऊपर जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्मेटिंग पे आ जाता है, तो हम फॉर्मेटिंग में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. ये एक बात है जिसका हमने ख्याल करना है. ठीक है जी. तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वर्किंग. फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी. फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हम बना रहे हैं. ठीक है जी. और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बनाते हुए हमने कहा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हम बनाने जा रहे हैं. अच्छा, अब हमने यहाँ लिखा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा ईयर लेट से यहाँ से आना शुरू हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसके बाद 6 ऑनवर्ड्स को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं. राइट. हमारी जो फिगर होंगी हम अपनी सारी फिगर्स करेंगे क्योंकि सारी रुपीज इन मिलियन में है, तो हम ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी हमारी जितनी फिगर्स होंगी, ऑल फिगर्स रुपीज इन मिलियन. ठीक हो गया जी. अच्छा जनाब, अब आइए हम आते हैं इस पे. अपने कैश फ्लोज बनाना शुरू करते हैं हम. तो हमारी पहला कैश फ्लो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. ठीक है जी. तो प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम चलते हैं. हमारा पहले साल जो फोरकास्ट है वो है 4500. राइट, हमने ये उठाया. अच्छा, उसके बाद इसमें ऐड होते जाएगा 700, और फिर हम इसी को ड्रैग कर दें. यही स्प्रेडशीट का फायदा है, हमारा टाइम सेव होगा. 5 साल तक तो ये ऐसे ही 700 करके ऐड होता जाएगा. उसके बाद जो 6 ऑनवर्ड्स है इसको हम बाद में देखते हैं. दिस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2%. क्योंकि ये इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% है, तो फिर इसका मतलब है इसको हमने वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करनी है. तो अभी हमने नोट कर लिया और हम आगे बढ़ गए. अच्छा, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है एक उन्होंने बताया कि आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ऑफ 2400, ये तो पोस्ट टैक्स आएगा. फिर हमारे पास स्टाफ सेविंग्स आएंगी. स्टाफ कॉस्ट सेविंग जो हर साल आ रही है वो है 75. अच्छा, ये 75 एज इस चलेगा. अच्छा, इसमें ना कंट्रोल सी करके अगर आप एंटर करेंगे ये कॉपी ऐसे नहीं होगा. या तो फिर आप यहाँ करें और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट का बटन दबा दें या ड्रैग कर दें. ठीक है, कुछ फीचर्स ऑफ एक्चुअल यहाँ नहीं हो रहे अप्लाई, लेकिन बाकी काफ़ी सारे हो रहे हैं. 75 आ गया. ये तो रिकरिंग है, ये विल कंटिन्यू. ये रिकरिंग 75 ही होगा पर एनम. आगे जाके भी ये इंक्रीज नहीं हो रहा, ये हमने ख्याल करना है. अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी 120 मिलियन. ये भी आफ्टर टैक्स आ गया. अच्छा, प्री टैक्स सेविंग आ गई. उसके बाद हम नीचे आते हैं और है हमारे पास फिर इसके बाद इंटरेस्ट. फिर चूंकि ये जो बाकी कैश फ्लोज हैं 120 या 2400 ये पोस्ट टैक्स हैं, तो पोस्ट टैक्स हैं तो टैक्स के बाद हम इन्हें अकाउंट फॉर करेंगे. प्री टैक्स में और हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट है. इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है हमारे पास? इंटरेस्ट कॉस्ट हमें बताया गया है 20,000 पे 8%. तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. अच्छा, हम इसको अगर F2 करते हैं तो ये ऐसे ओपन नहीं होगा. इंटरेस्ट कॉस्ट ये है 20,000 इंटू 8% के हिसाब से करना पड़ेगा.
ये आ गया, और हम यहाँ से अब इसको माइनस कर लेता हूँ मैं, 20,000 इंटू 0.08, तो ये बन जाती है 1600 हो जाएगा। 200,000 कर दिया मैंने, ये 20,000, राइट। राइट। अच्छा, अब इसको हम आगे ले जाएं। ये है, ये भी मेरा ख्याल है रिकरिंग ही चलेगी, इररिडीमेबल डेट है, तो ये रिकरिंग। जब इसको वर्ड सिर्फ रिकरिंग लिख देते हैं तो दोनों पे ये रिकरिंग रिकरिंग एज इज रिकरिंग हो जाएगा, पेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए हम और नीचे चलते हैं। ओके, तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। अच्छा, आप देखिए, मैं इसमें ना कहीं भी वो जो हम लाइन करते हैं टोटलिंग के लिए, इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब हम फॉर्मेटिंग, आप देखेंगे आगे जाके कि फॉर्मेटिंग जितनी भी हम करेंगे, जब हम कॉपी करके ऊपर पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता है, तो हम फॉर्मेटिंग पे टाइम ज़ाया हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके मार्क्स हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कर लेते हैं अपने उसके लिए कि ये सारे जितने नंबर्स हैं ना, इनको हम प्रॉपरली फॉर्मेट पे ले आएँ, और इसके लिए होम में जाएं, नंबर, ऐसे कॉमा, और फिर 2 डेसिमल करेगा तो हम डेसिमल्स को हटा देते हैं। अब हम ऊपर चले गए, इसको फिर ऊपर कर दें ताकि आपके लिए विजिबिलिटी ठीक रहे। अच्छा जी, तो ये कॉमास वगैरह लग जाते हैं तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें रीड करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ गए, हमने टोटल किया। अच्छा, टोटल सम, ये फॉर्मूलाज भी हैं, इसमें भी आप जाके फंक्शन में जाएं और सम का फंक्शन लगाएं, वो भी काम कर सकते हैं। और सम के लिए तो हमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत भी नहीं है, हम लिखें सम और सम कर दें, इज इक्वल टू सम। ये हमारा सम हो गया, और इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब ये क्या बन गए हमारे, ये बन गए हमारे प्री टैक्स कैश फ्लो भी है ये, और ये प्रॉफिट्स भी हो गए। या ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही कह लें, बल्कि मैं इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर देता हूँ। अब हम लगाएंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 29%। ठीक हो गया जी। जब हम टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 29%, अच्छा, इसमें एक चीज़ शायद हमसे रह गई, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो कि इसमें हमें उसने दी है, और वो उसने बताई है कि वो इमीडिएटली होगी। रिप्लेसमेंट वो भी हम यहीं अकाउंट फॉर भी कर सकते हैं, और हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो टैक्स डेप्रीसिएशन है वो 100% है। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसे कट करते हैं टैक्स, और इसे ले आते हैं यहाँ पेस्ट, और यहाँ करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि टाइम 0 पर है। ठीक है जी, और इसके भी सारे उनको हम कर देते हैं। ये जब हम यूज करते रहेंगे तो वील गेट यूज टू इट। अब हम कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब यहाँ लगाते हैं सम का फॉर्मूला, और इसको ये पूरा हमने कर दिया। इन फिगर्स पे कोई चेंज आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही है। अब लगाते हैं यहाँ पे टैक्स एट द रेट ऑफ 29%, सो दिस माइनस, सॉरी, माइनस दिस टैक्स है इंटू 0.29%, या 0.29 करें या 29%। ये अगर हम ले जाएं, ये हमारी टैक्स की फिगर्स आ गई। अब ये बन गया हमारे पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। अच्छा, इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट की मैं डेप्रिसिएशन कहूँ या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहूँ, बात एक ही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट की जो अमाउंट है वो पूरी की पूरी डेप्रिशिएबल है, यानी इफेक्टिवली ये वो एक्सपेंस है जो सॉर्ट ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिखूँ, फिर उसे एड बैक करूँ, फिर वही रिप्लेसमेंट कॉस्ट डाल दूँ, तो बात बराबर हो जाएगी। तो इफेक्टिवली मैंने इसीलिए इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही लिख दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ टैक्स डेप्रिसिएशन लिखूँ 1000, फिर उसे एड बैक करूंगा, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1000 लिखूंगा, तो आखिर के दोनों नलिफाई हो जाएंगे, एड बैक और रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
Effectively, replacement cost is like a revenue expenditure because it is 100% allowable for tax purposes. तो ये वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो कि नीचे उन्होंने लिखी है. सम ऑफ Arda's farming equipment is old and would need to be replaced. The replacement program would commence immediately at a cost of 1000 million. ये वो इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह लें आप. तो मैं ऐसे कह देता हूँ इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह लें, यूं लिख देता हूँ. अच्छा जी, अब आइए हम वो सारे एक्सपेंडिचर्स डालें जिनका और सेविंग्स जिनको हमें पोस्ट टैक्स बताया गया है. The acquisition would also generate some initial savings. The Arda's head office would be closed and sold, generating after tax proceeds of rupees 2400 million. So disposal proceeds of head office. Of HO, ये सेविंग्स है हमारी कितनी, ये नेट ऑफ टैक्स है तो हमने सीधी सीधी फिगर यहाँ डाल दी. अच्छा, उसके बाद उसने हमें बताया है आफ्टर टैक्स रिडंडेंसी कॉस्ट. रिडंडेंसी कॉस्ट ये भी वन टाइम है और ये है -120. सॉरी, ये यहाँ नहीं, यहाँ -120. ठीक हो गया जी. इसके बाद हमें बताया गया है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग है. ठीक है, और वो रिकरिंग ईयर 1 से ऑनवर्ड्स उसने बताया है कितनी है. इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर ₹100 million वुड बी सेट असाइड फॉर कैपिटल मेंटेनेंस. दिस फिगर इज नेट ऑफ एनी सेविंग्स फ्रॉम टैक्स डेप्रिसिएशन. तो ये हमने ₹100 यहाँ डाला, नेट ऑफ चूंकि टैक्स है और ये आ गया. अच्छा, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है तो ये भी रिकरिंग अमाउंट जब हम ईयर 6 ऑनवर्ड्स की बात करेंगे तो उसमें भी ये रेलेवेंट होगा रिकरिंग. इज दैट राइट? अब देख लीजिए कोई और कैश फ्लो रह तो नहीं गया. हमने सारे कैश फ्लो अकाउंट फॉर कर लिए, 2400 भी कर लिया, 120 भी कर लिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर लिया, 20,000 की हमने इंटरेस्ट कॉस्ट भी ले ली चूंकि ये रिडीमेबल है तो इसकी कोई रिडेम्पशन नहीं है. तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल. अब चूंकि हमने कवर्ड कर लिया, अब हम बना लेते हैं व्हाट वी कॉल द नेट कैश फ्लोस. अब यहाँ लिखते हैं हम, एक लाइन छोड़ देते हैं, नेट कैश फ्लोस. ठीक है जी. नेट कैश फ्लो अब अगर हम करें तो हम सम करें यहाँ से एंड वी विल पिक प्री टैक्स से लेके यहाँ पे. ठीक है. अच्छा जनाब, ये हम लेके यहाँ आ गए, ये बन गए हमारे नेट कैश फ्लोस. ठीक है, ये नेट कैश फ्लोस फर्स्ट 5 ईयर्स के. अब इनकी हम अलग डिस्काउंटिंग करेंगे. फिर जो ईयर 6 ऑनवर्ड्स है इसको हमें अलग ट्रीट करना पड़ेगा. अब यहाँ एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो ये कि ये 2% से इंक्रीज हो रहा है प्री टैक्स ऑपरेटिंग. ये फिक्स्ड है 75 ईयर 6 ऑनवर्ड्स. इंटरेस्ट ये फिक्स्ड है, ये दो फिक्स्ड है. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फिक्स्ड है. जो टैक्स आएगा इन दो पे टैक्स आएगा, ये पोस्ट टैक्स है, इस पे भी टैक्स आएगा, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2%. तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से. इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी परपेचुइटी से. तो हमें इनको इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ेगा. ये ईयर 6 ऑनवर्ड्स सारे कैश फ्लोज ऐसा नहीं है. ये उन्होंने कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में डाली है कि या तो जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि ईयर 6 ऑनवर्ड्स कहा जाता है कि जो नेट कैश फ्लो है ये कांस्टेंट है तो हम उस पर परपेचुइटी लगा देते हैं, और या हमें कहा जाता है कि नेट कैश फ्लो विल ग्रो एट दिस रेट तो हम नेट कैश फ्लो को उठाते हैं और उसको एक डिविडेंड ग्रोथ के थ्रू उसकी पीवी निकाल लेते हैं. यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली. तो हम ईयर 6 ऑनवर्ड के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू पर हम सेपरेटली निकालते हैं. यहाँ तक हम पहुंच गए हैं. अगर हम अब देखें, थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग करना भी चाहें मैं कर दूंगा, लेकिन आप देखिएगा जब हम वापस जाएंगे तो ये फॉर्मेटिंग हमें किसी काम नहीं आएगी बहुत ज्यादा. ठीक है, इसकी अलाइनमेंट कर भी दें अगर हम सेंटर. अब हम निकालेंगे इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस. तो फिर बन जाएगी ये पीवी ऑफ 5 ईयर पीवी ऑफ कैश फ्लोस फिर ईयर 5. ठीक है, उसके बाद ईयर 6 ऑनवर्ड्स फिर हम बाद में करते हैं. लेकिन ये पीवी निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्काउंटिंग करनी है. हमें डिस्काउंटिंग के लिए हमें चाहिए के. तो हम नीचे एक वर्किंग कर लेते हैं. अच्छा, स्प्रेडशीट का फायदा ये है कि हम वर्किंग्स कर लें, फिर जहां जहां जो इनकॉर्पोरेट करनी है वो हम करते रहेंगे.
अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन कैलकुलेशन ऑफ के ई यूजिंग CAPM फॉर्मूला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या है के ई इक्वल्स टू कॉमा लगा के इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इक्विटी। ठीक है जी, तो के ई शुड बिकम देन, यहीं से इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और ये बन जाएगी फिगर 9% प्लस 16 माइनस 9% इंटू 0.857। अच्छा, ये हमें दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ये जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली एग्जामिनर इस सेल में जाके देख सकता है कि हमने ये कैलकुलेशन कैसे की है। 16%। अच्छा जी, तो ये बन गई 15% की केई की फिगर आ गई हमारे पास। अब जब हम डिस्काउंटिंग करने जा रहे हैं ऊपर, तो हम डिस्काउंटिंग करेंगे विद जो हमारी केई पीवी ऑफ कैश फ्लो जो हमने लिखा, एंड विद केई 15%। ठीक है, और यहाँ हम डाल देते हैं वर्किंग वन, और इसे हम कर देते हैं वर्किंग वन। यहाँ डाल देते हैं वर्किंग वन, W1, कैलकुलेशन ऑफ केई। अब हम 15% से डिस्काउंट करें, इसे डिस्काउंट करेंगे तो हम फॉर्मूला ही लगा देते हैं 1+15% की पावर। स्प्रेडशीट का ये फायदा है हमें कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ज़ीरो, ये फिगर बन गई 1570। अब हम इसी को ड्रैग करें और हमारे पास ये फिगर्स आ गई, और इन फिगर्स को अब हम सम कर दें तो हमारे पास पीवी आ गई फॉर फर्स्ट 5 ईयर के कैश फ्लोज, ईयर 0 से ईयर 5 तक 11186। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, 11186। इसी के अंदर फिर हमने बाद में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, हमने ईयर 6 से ऑनवर्ड्स की कैश फ्लोज। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब ये जो कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स हैं उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अच्छा, अब देखें इसमें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे ही हम F2 करते हैं तो ये सेल नहीं बताता, हमें वही फिगर्स लिखनी है, अपना जो भी अपने टेक्स्ट लिखना है हमने इस बॉक्स के अंदर जाके एडिट करनी है। हमारी जनरल आदत होती है स्प्रेडशीट में कि हम F2 के थ्रू कर रहे होते हैं, इट डजंट वर्क हियर। तो दोबारा लिख देता हूँ, पीवी ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 onwards, of course till perpetuity, till infinity। ठीक है जी। हाँ जी, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। ईयर 6 ऑनवर्ड्स जो रिकरिंग कैश फ्लोज हैं वो हमारे पास 3 कैश फ्लोज हैं, एक बल्कि 4 प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, दे आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2%। इनकी डिस्काउंटिंग हम करेंगे यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ। फिर ये कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं, इंटरेस्ट, स्टाफ कॉस्ट सेविंग्स और इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स, इनको हम परपेचुटी से डिस्काउंट करेंगे, ये तीनों प्री टैक्स हैं। फिर एक चौथा कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, ये पोस्ट टैक्स है, इसको हम पोस्ट टैक्स परस्पेक्टिव से लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। हम करेंगे पहले प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2%, राइट। और इन सब कैश फ्लोज की पीवी हम निकालेंगे कहाँ, वो आएगी एट द एंड ऑफ ईयर 5। ईयर 5 इज टाइम 0 फॉर देम, ईयर 6 ऑनवर्ड्स, ईयर 6 इज ईयर 1 टिल इंफिनिटी तक की पीवी निकाल रहे हैं। तो यहाँ डिविडेंड ग्रोथ लगाते हैं, ये लास्ट कैश फ्लो क्या था, 7300।
सो हम कह रहे हैं 7300 इंटू ये 2% से इंक्रीज हो रहा है 1 + 2% divided by KE minus G. KE is 15%. Yes, 15% minus 2%. तो ये हम कैलकुलेट कर लें यहाँ 1 2 3 4 5 ये ईयर 5 के एंड पे यहाँ इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आएगी। यही हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 7300 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 15% माइनस 2%। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑफिस कॉस्ट सेविंग, स्टाफ कॉस्ट सेविंग, सॉरी स्टाफ कॉस्ट सेविंग्स, स्टाफ हो यहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी नीचे लिखेंगे स्टाफ कॉस्ट सेविंग्स। स्टाफ कॉस्ट सेविंग जो है वो है 75। भी चेक कर लेते हैं, स्टाफ कॉस्ट सेविंग 75। ये तो बहुत ही आसान है, 75 डिवाइडेड बाय 15% परपेचुटी डिस्काउंटिंग स्प्रेड इज इक्वल्स टू 75 वहीं से उठा सकते हैं एंड डिवाइड बाय 15%। फिर है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट इज 1600। या 1600, ये भी यही होगी 1600 डिवाइडेड बाय 15% स्ट्रेट, राइट। तो हम 1600 डिवाइडेड बाय 15% इक्वल्स टू की साइन लगा दें ताकि कैलकुलेशन पहुंच जाए। तो जब हम ये करेंगे तो हम यहाँ टोटल पे पहुंचेंगे। मैं एक बॉटम ये कर देता हूँ, बॉटम बॉर्डर ठीक हो गया जी। तो ऊपर कर दें, विजिबिलिटी हो जाए सम। अच्छा, अब ये सारे प्री टैक्स हैं तो इस पे टैक्स भी आएगा और इस पे टैक्स एट द रेट ऑफ 29%। इन सारे कैश फ्लोज पे इंडिविजुअली टैक्स लगा के और इनकी भी डिस्काउंटिंग करेंगे टैक्स की, तो भी अल्टीमेटली जो इस प्रेजेंट वैल्यू पे अगर हम 29% लगा दें उसी के बराबर फिगर आनी चाहिए। इंटू 29% ये फिगर आ गई। उसके बाद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग है, रिकरिंग और पोस्ट टैक्स है, तो इसलिए से हम आफ्टर टैक्स उसमें ले रहे हैं 100 की जो फिगर है उसे ले लेते हैं हम 100 डिवाइडेड बाय 15%। 100 ही था, रीचेक कर लेते हैं। तो या 100 ये भी रिकरिंग है, तो ये 4 रिकरिंग कैश फ्लोज क्योंकि हमने ऊपर लिख लिए थे तो हमें आइडेंटिफाइड है 15%। अब ये बन गई पीवी ऑफ रिकरिंग कैश फ्लोज एट ईयर 5 एंड। अब ये सारे कैश फ्लोज की वैल्यू आ गई ईयर 5 के एंड पे, ये बात याद रखनी है। तो हमने क्या करना है, हमने नेचुरली इनको फर्दर डिस्काउंट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years टू अराइव एट पीवी एट टाइम 0। हम यहाँ चले गए और हमने बॉर्डर्स कर लिए। अब पीवी एट टाइम 0 क्या है इनकी, पीवी एट टाइम nil 0 would be this discounted by 15%, 1 plus 15% the power 5, right, 16,298। अब हम इनको ए, इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं बी। ठीक है, ये हो गए पीवी ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इनको टोटल कर दें, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, ए प्लस बी कर दूं मैं, अगर ए प्लस बी, तो ये है वो वैल्यू जो कि फ्री कैश टू इक्विटी बता रही है हमें। दिस प्लस this becomes 27,484. This is the value of equity. तो value of Arda
अब अगर हम यूं करें कि वैल्यू ऑफ आरदा यूजिंग फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, यूं लिख देता हूं मैं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से वो आ गई 27,484। और अब क्वेश्चन में देखते हैं जो उसकी अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 25,000 थी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू। यस, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू गिवन है हमें, वो है 25,000। तो प्रीमियम जो आप ओवर एंड अबव, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन ऑफर, है ना, यूजिंग फिर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन ऑफर, यही हमसे पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी ऑफर्ड इज दिस। और उसी की बेसिस पे जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो आ गया हमारे पास कितना, तो दिस माइनस दिस इज 24,824। और इसका भी हम बॉर्डर बना देते हैं, हमारे पास बॉर्डर वाला मौजूद है। और वैसे में ऊपर ले जाएंगे और आप देखेंगे कि फिर फॉर्मेटिंग का हाल क्या होता है। तो परसेंटेज प्रीमियम अगर हम निकालें, तो परसेंटेज प्रीमियम दैट कुड बी ऑफर्ड इज दिस डिवाइड बाय द एग्जिस्टिंग, आप उस पर मार्केट वैल्यू पे देखें तो ऑलमोस्ट 10% बन जाता है। परसेंटेज कर देता हूँ मैं, तो क्या फिगर बन गई, 9.9%, यानी अप्रोक्सीमेटली 10%। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मैं उसकी लैंग्वेज फिर रीड कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट से ऊपर ही 25,000 की फिगर गिवन थी। यूजिंग द फ्री कैश टू इक्विटी मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, डिटरमिन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम दैट एपी शुड पे Arda's shareholders to acquire 100% of the business. Assume the acquisition will take place in June 2023. The maximum premium percentage premium is 9.9 is or 10%. तो हम यहाँ लिख देते हैं based on the workings below, based on the workings given below, the maximum percentage premium that AP may offer Arda is 10% approximately. Is that okay? और हम उठाते हैं यहाँ से ये सारी वर्किंग्स को पिक करते हैं और ऊपर ले जाते हैं, बल्कि हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बनाते हुए W1 को हम बाद में शो कर लेंगे, पहले हम ये डाल दें। चलिए, तो अब हम उठाते हैं ईयर 6 ऑनवर्ड्स, इसे पिक करते हैं और यहाँ उठाते हैं, कंट्रोल सी कॉपी कीजिएगा कट करने के बजाय, और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं इसे, कंट्रोल वी, ये आ गया। और फिर हम उठा लेते हैं जो कि है हमारी वर्किंग के की। हम ऐसे भी सारा का सारा पिक कर सकते थे, बट आई थिंक क्योंकि वर्किंग को हम सेपरेटली करते हैं तो हम इसे अलग दिखा देते हैं, और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, कैलकुलेशन ऑफ के। अब एक बार हम अपने आंसर को सारा देख लेते हैं। द मैक्सिमम प्रीमियम फॉर एक्विजिशन ऑफ Arda based on the workings in below, the maximum percentage premium that AP may offer Arda is 10% approximately. तो ये आपके पास हमारी ईयर 1 to 5 की कैश फ्लोज की वर्किंग आ गई, जिसकी वैल्यू आ गई थी 11,186। फिर हमने पीवी ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स की, और उसको हमने ये यस, और इसकी जो वर्किंग आ गई हमारे पास वो 16 to 98, और 16 to 98 के बाद अब हमारे पास A+B 27,484। मैं सिर्फ रीचेक कर रहा हूँ, जो हमने कॉपी पेस्ट किया है वो ठीक किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी, हम नीचे स्प्रेडशीट से फिगर्स को ऊपर हमें इस RTF बार में जरूर पेस्ट करना है फॉर आवर आंसर टू बी कंसीडर्ड फॉर मार्किंग, राइट।
अब आप देखें, मैं सिर्फ आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ, जब हमने टोटलिंग वाली की थी फॉर्मेटिंग, वो सारी फॉर्मेटिंग जो है ना इस वक्त किसी काम नहीं है। आपने टोटल की नेट कैश फ्लोस, प्री टैक्स, यहाँ भी जो हमने बॉर्डर ऑर्डर बनाए थे वो सारे गायब हो जाते हैं जब हम ऊपर कॉपी पेस्ट करते हैं, सो देयर इज नो नीड फॉर दैट। तो मुख्तसर ये कि हम 9.9% प्रीमियम, ये इसकी कैलकुलेशन आ गई की, और बाकी सारी वर्किंग्स हमारी यहाँ आ गई। पार्ट ए इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ 11 मार्क्स का। अब हम डिस्कशन करेंगे पार्ट बी और पार्ट सी की। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हम आ गए पार्ट बी पे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट ए हमने अटेम्प्ट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम प्रीमियम दैट एपी कैन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आरदा, एंड दैट्स 10% ओवर एंड अबव द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन और द मार्केट वैल्यू। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी क्या कहता है, मैं रिक्वायरमेंट रीड कर रहा हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एपी बोर्ड्स कंसर्न्स रिगार्डिंग आरदास शेयर प्राइस आर वैलिड एंड हाउ दिस माइट इंपैक्ट द नेगोशिएशन टू अक्वायर आरदा। ये 3 मार्क्स का डिस्कशन पार्ट है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए हम पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट से ऊपर का जो पैराग्राफ है, विच इज रेलिवेंट। द एपी बोर्ड हैज नॉट पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द पोटेंशियल एक्विजिशन एंड सो फार द डिस्कशन विद आरदा हैव बीन कॉन्फिडेंशियल। The board is concerned that the release of this information might impact the share price of Arda. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए इनके कंसर्न्स कितने वैलिड हैं एंड वेदर इट विल इम्पैक्ट द एक्विजिशन, द नेगोशिएशंस टू एक्वायर। अब नाउ दिस रिलेट्स टू दी फंडामेंटली विद द स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट्स की 3 फॉर्म ऑफ एफिशिएंसीज हैं। वन इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, व्हेन मार्केट्स आर फुली एफिशिएंट और एट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, तो फिर जो आपकी शेयर प्राइस है इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन वेदर इट इज पब्लिश्ड और इट इज नॉट पब्लिश्ड। फिर दूसरी है सेमी स्ट्रॉन्ग। इन सेमी स्ट्रॉन्ग के केस में मार्केट की जो शेयर प्राइस है इट रिफ्लेक्ट्स ओनली द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है जी। और उसके बाद जो तीसरी फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है वीक, उसमें हमने देखा और हम ये डिस्कस करते हैं कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी वो होती है जिसमें मार्केट इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन फंडामेंटल्स। तो अब जनरली मार्केट्स टेंड टू बी at semi-strong form of efficiency and that might be the case here, right? और इसी वजह से आरदा का जो बोर्ड है वो कंसर्न होगा कि जी अगर हमने ये इंफॉर्मेशन पब्लिश कर ली तो फिर मार्केट क्या करेगी। सो फार द मार्केट इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी पोटेंशियल एक्विजिशन, एमएनए, मर्जर्स, उसके मर्जर्स की जो सिनर्जी है। और अगर हमने ये इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी तो मार्केट माइट स्टार्ट टेकिंग इनटू अकाउंट दी सिनर्जीज ऑफ द मर्जर इन दी फोरकास्ट, जो फोरकास्टेड आपकी सिनर्जीज हैं, उसको मार्केट अकाउंट फॉर करे इन द शेयर प्राइस ऑफ आरदा, और उसका नतीजा ये निकल सकता है कि आरदा की शेयर प्राइस बढ़ जाए, जिससे आपकी निगोशिएशंस कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, क्योंकि जो आपने कैलकुलेशन की है बेस्ड ऑन द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, जो वैल्यू आई है इट इज ओनली 10% ओवर एंड अबव द करंट मार्केट प्राइस। सो द रूम दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग प्रीमियम इज ओनली 10%। So any increase in share price might complicate the negotiations. तो जब हम इसको लिखेंगे, अब ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, मैं यहाँ बुलेट्स लिख भी देता हूँ। तो यू शुड टॉक अबाउट concerns of AP board, concerns of AP board regarding Arda's शेयर प्राइस। तो आप इसमें पहली बात जो लिख सकते हैं जिसका तज़किरा आप करें वो स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी है, और probably here the market would be at semi strong form of efficiency, which means on the published information is reflected in the share price, right? Or and Arda's board, sorry, AP's board might be worried from that perspective that any disclosure of potential, ये जो आपका accusation, might result in market taking into account the impacts of synergies, ठीक है, thereby increasing the share price of Arda। उसका नतीजे क्या निकलेगा
This will make the negotiations more complex for AP, and Arda's shareholders might demand a higher premium. और जो रूम है इनके पास इस वक्त वो सिर्फ 10% का है, तो ये बात आप लिख देंगे, बेस्ड on the calculations in part A, the maximum premium that AP can offer is only 10%. So this would be the concern of AP board, which seems to be valid. ठीक है जी, तो इसी लाइंस पे आप, मैं फिर रीड कर देता हूँ जो हमने बात लिखी है कि जी पहले आप स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी का जिक्र कर लें, आपको तीनों फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यू मे जस्ट टॉक अबाउट दैट द मार्केट, ये तो हमने अपने रिफ्रेशर के लिए मैंने ये सारी बातें की। मार्केट वुड बी एट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी which means on the published information, an AP's board might be worried from the perspective that any disclosure of potential acquisition might result in market taking into account the impacts of synergies, thereby increasing the share price. अगर current share price बढ़ गई तो वो baseline तो current share price होगी, and आर्दास shareholders जिसके अंदर already synergies account for होंगी, और फिर आर्दा के shareholder उसके over and above premium demand करेंगे, ठीक है ना। तो दिस विल मेक द नेगोशिएशन देन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर एपी, एंड अदर शेयरमैन माइट डिमांड अ हायर प्रीमियम, जो मैंने बात लिख ली, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस हायर प्रीमियम, और इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं प्रीमियम ओवर एंड अबव द इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन द मैक्सिमम दैट कैन ऑफर इज ओनली 10% फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्राइस, so this could be the concern of OAP board, which seems to be valid. So this is enough for this. ये इतनी बातें आप अगर नोट कर लें, थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर लें, तो दिस इज इनफ फ्रॉम ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके परस्पेक्टिव से, आई थिंक दिस इज अ सफिशिएंट आंसर। उसके बाद हम आते हैं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये डिस्कशन का ही पूरा पार्ट है, पार्ट सी। अब पार्ट सी पे आए, पार्ट सी इज अबाउट एक्सचेंज रेट रिस्क, क्योंकि इस एक्विजिशन के बाद प्लान ये है कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो पार्ट सी क्या कह रहा है, ब्रीफली एडवाइज द बोर्ड ऑफ द एक्सचेंज रेट रिस्क दैट विल अराइज व्हेन एपी कमेंसेस एक्सपोर्टिंग एंड द टेक्निक्स दैट द बोर्ड कैन यूज टू मैनेज दैट रिस्क। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें खुद लिखा है डू नॉट इंक्लूड कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस की ना जरूरत है और ना इन मार्क्स के हिसाब से हमारे पास टाइम है और ना कोई डेटा है। तो एक्सचेंज रेट रिस्क जो है इसको हमने बताना है कि क्या एक्सचेंज रेट रिस्क है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, और व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू हेज। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंटर्स लिख लेता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप उसको एलेबोरेट कर देंगे 5 मार्क्स से। पहले तो आप डिफाइन कर दें क्वेश्चन 1C, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड टेक्निक्स। अच्छा, ये बात याद रखिए कि यहाँ ये जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर ऑटो करेक्ट स्पेलिंग ऑटो करेक्ट नहीं हो रही, तो हम जब आखिर में आप इसको रीड कर रहे हो, प्रूफ रीड करें, तो स्पेलिंग्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग्स को ऑटो करेक्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिस्क की गलत यहाँ पे जो है वो कर दूँ स्पेलिंग, तो ये उसको ऑटो करेक्ट नहीं करेगा, ना आइडेंटिफाई करके देगा, ये हमें खुद करना है। एंड टेक्निक्स टू मैनेज द रिस्क, ठीक हो गया जी, इसको कर देते हैं बोल्ड। अच्छा, पहले तो आप फिर बताएं एक्सचेंज रेट रिस्क होगा क्या इस सिचुएशन में। सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट रिस्क एक्सपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में यू हैव अ रिस्क ऑफ, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ये आप डिफाइन कर दें, यू हैव अ रिस्क ऑफ रुपी एप्रिसिएशन या फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन, ये ट्रांजैक्शन रिस्क है, दिस इज ट्रांजैक्शन रिस्क। और परसिस्टेंट, उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि परसिस्टेंट एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जिसके चांसेस बहुत कम है, रिस्क एप्रिसिएशन ऑफ रुपी may even make
द बिजनेस मॉडल जो है परसिस्टेंट एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, यानी परसिस्टेंट अगर हमारी ये एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट होती है, बिजनेस मॉडल जो है अनवायबल, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। इसका भी आप हल्का सा फ्लेवर यहाँ दे सकते हैं। और ये रिस्क किस तरीके से है कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट सारी, यानी आपकी जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट यानी यूँ कहें कॉस्ट इज ऑल इन रुपीज मोस्टली, मेजॉरिटी, एक्सेप्ट फॉर सम मार्केटिंग जो आप कहीं बाहर करेंगे, और आपकी जो प्रोसीड्स होंगी वो इन फॉरेन करेंसी होंगी, एंड दैट्स द रीजन दैट यू वुड बी रनिंग दिस रिस्क हियर, राइट। पहले तो आप एक्सचेंज रेट रिस्क को डिफाइन कर दें, फिर आप बताएं हाउ टू मैनेजिंग द रिस्क। मैनेजिंग द रिस्क में आप पहली चीज ये लिख सकते हैं कि जी सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि जी इनवॉइसिंग इन लोकल करेंसी यानी पीकेआर, जो कि ऑफ कोर्स आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसको आप नोट कर लें। इसको ब्रीफली आप मेंशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पॉइंटर्स लिख रहा हूँ जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। और दूसरा फिर आप जो है ना टेक्निक्स, हेजिंग मोड्स की बात कर सकते हैं, और हेजिंग मोड्स में सबसे पहला आप डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप लिख सकते हैं, विच इज ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। और आप प्रेफर भी अभी यही करेंगे कि एपी ने, चूंकि अभी अभी पहला पहला उनकी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज की, तो आई थिंक उनके लिए यही आसान और इजी भी होगा। दूसरा आप डिफाइन जरूर कर लें मनी मार्केट हेज, इसमें कैसे हेज करेंगे इसका एक प्रोसेस बता दें, क्योंकि आपकी रिसीट्स आएंगी। रिसीट्स का मतलब ये होगा कि आप सेल करें, यानी बोरो करें फॉरेन करेंसी एंड सेल, और फिर जो है उसे डिपॉजिट कर दें, बोरो यानी पीकेआर में करके बोरो करके सेल कर दें, फिर जैसे रिसीट आए उस बोरोइंग को रीपे कर दें। ठीक है, लेकिन इट माइट बी डिफिकल्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी इजी फॉर यू टू बोरो इन फॉरेन करेंसी, तो ये बात आप नोट कर लें। तीसरा आप फ्यूचर्स मार्केट का थोड़ा सा टच कर लें, ऑप्शंस की थोड़ी सी बात कर लें, और आखिर में आप रिकमेंडेशन दे दें कि जी चूंकि अभी आपकी पहली पहली एक्सपोर्ट्स हैं, तो आप स्टार्ट विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन रिव्यू इट एज यू मूव फॉरवर्ड। हाँ, इसमें सिर्फ ये जरूर है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको ये पता हो कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं होगी तो आपको क्लोज आउट करने पड़ेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद आई थिंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिंपलेस्ट, इजीली, मोस्ट रेडिली अवेलेबल जो ना सोर्स ऑफ हेजिंग, तो दिस इज व्हाट यू वुड रिकमेंड। अच्छा, अब इसमें आई थिंक फॉर 5 मार्क्स दिस इज गुड इनफ। इसमें हमने कोई बहुत लंबी चौड़ी जो है ना, हमने एक एक हैजिंग मोड को डिफाइन नहीं करना, ना तो उसकी ज़रूरत है और ना मार्क्स परमिट कर रहे हैं। ब्रीफली हमने हर हैजिंग मोड को डिफाइन कर देना है, और उसमें आखिर में रिकमेंडेशन दे दें आप, क्योंकि उसने ये कहा भी है कि एंड द टेक्निक्स एट द बोर्ड एडवाइस, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आखिर में एक आप रिकमेंडेशन ये दे दें कि यू कैन स्टार्ट विद फॉरवर्ड एंड देन यू कैन रिव्यू इट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एज जो है ना आपका बिजनेस ग्रो करे। सो आई थिंक दिस इज इनफ। विद दिस वी कंक्लूड क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, थैंक यू।